हेलो दोस्तों, ये वीडियो यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर है। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाए थे जो आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में मैं करंट डेवलपमेंट के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। हमारे कई इंडियन स्टूडेंट्स वापस आ गए, अराउंड 3,500-4 हज़ार जितने, लेकिन और 13,000 स्टूडेंट्स आना बाकी हैं। अब इसमें हो ये रहा है कि ये 13,000 स्टूडेंट्स को यूक्रेन जो है वो इनडायरेक्टली एक टाइप का हॉस्टेज की तरह रख रहे हैं उसको। जैसे खारकीव से उनको पास नहीं मिल रहा है जाने का। कीव, खारकीव ये जगह पे अच्छी खासी आबादी इंडियन हमारे स्टूडेंट्स की है जो लोग फंसे पड़े हैं वहाँ पे। और अब वो बयानबाजी कर रहे हैं कि इनको पहले से पता था, ये लोग को पहले आ जाना चाहिए था। काफ़ी सारी फ्लाइट 15 दिन पहले से ही, वॉर के 15 दिन पहले से ही कैंसिल हो चुकी थी और इतनी मात्रा में फ्लाइट ऐसे भी उड़ान नहीं भर रही है कोविड के सिचुएशन के कारण से। या अगर कोई चाहे भी कि मैं यूक्रेन से बाहर निकलना चाहता हूं तो 15 दिन का समय इम्पॉसिबल है कि 20,000 लोग वहां से माइग्रेट कर जाए इंडिया की तरफ। इट्स हाईली इम्पॉसिबल। तो एक साइड पे दूसरी बात यह है कि बॉर्डर पे कई यूक्रेनी सोल्जर्स हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को धक्का मुक्की कर रहे हैं, मार रहे हैं और जानबूझ के वो लोग डिले कर रहे हैं प्रोसेस का कि इंडियन स्टूडेंट्स जा पाएं, क्योंकि इंडिया जो है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है हमारे रशिया का। और अभी ये इंफॉर्मेशन वॉर में ऐसा दिखा रहे हैं कि रशिया जो है इसके बाद मोल्डोवा को कैप्चर करेगा। मोल्डोवा इतनी खराब परिस्थिति में कई सालों से है, बहुत गरीब देश है। पता नहीं उसमें क्या इंटरेस्ट होगा रशिया का, और वो तो जब इन्वेड करेगा तब पता चलेगा कि ये बात में कितनी सच्चाई है। यूक्रेन जो है वो मीडिया वॉर में डेफिनेटली बहुत आगे है। और जैसे मैं इसके पहले के वीडियो में बताया था कि जैसे ही सिविलियन से सामना होगा तो हमारे रशियन सोल्जर्स जो हैं वो लोग का मोराल नीचे जाएगा, क्योंकि कोई भी अग्रेसर नहीं बनना चाहता। वो अपने देश की रक्षा करने में माहिर हो सकते हैं, मगर किसी निहत्थे पे या पब्लिक पे, जैसे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे मीडिया में कि जहाँ पे है ना टैंकों को पब्लिक रोक रही है और टैंक रुक भी जा रही है। अगर वो निर्दयी होते तो टैंक चढ़ा देते। तो बेसिकली यूक्रेन जो है उन्होंने एक अच्छा मार्शल लॉ बनाया जिसमें 18 से लेकर 60 साल के लोग जो है वो यूक्रेन छोड़ के नहीं जा सकते। मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, जेंट्स की। औरत जा सकती है। तो अब इनके पास करो या मरो वाली सिचुएशन है। अब ये वॉर जब होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो भुगतने ही पड़ते हैं। मगर ये वॉर क्यों हुआ? एक सिंपल रिक्वेस्ट थी यूएसएसआर की कि आप नेटो को ज्वाइन मत कीजिए। यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया था तभी कोई दिक्कत नहीं थी, बट अगर वो नेटो को ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली वो वर्ल्ड वॉर 3 ऐसे भी होगा। और आज रशिया जो बम्बार्डिंग कर रहा है, अगर वो नेटो के साथ जब मिल जाते और तब अगर ये युद्ध होता तो नेटो कंट्रीज बहुत भारी पड़ता रशिया को। तो रशिया के खुद के इंटरेस्ट को बचाने के लिए रशिया अपना काम करेगा। अब हुआ यह है कि रशियन सोल्जर्स का मोरल थोड़ा सा डाउन हुआ है, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि उनको वहां की यूक्रेन की पब्लिक से ऐसी हॉस्टिलिटी का सामना करना पड़ेगा। उनको लगा था कि यूक्रेन की जो पब्लिक है वो चाहती है कि रशिया यहाँ का तख्ता पलट करे, बट ये जो न्यूज़ थी वो उनको गलत न्यूज़ मिली। इससे उनका मोरल हुआ डाउन। तो अब जो इनके जनरल्स हैं वो डेफिनेटली नहीं चाहेंगे कि उनके सोल्जर का मोरल डाउन हो। तो बमबारी और आर्टिलरी बहुत ज़्यादा यूज़ में होगी, क्योंकि जब एरोप्लेन से ऊपर से जब बम गिरता है तो उनको पता नहीं चलता है कि भाई वो किसको मार रहे हैं, सोल्जर को मार रहे हैं और किसको मार रहे हैं। और दूसरी बात, सिविलियन बिल्डिंग में अगर आप ऑक्यूपाई कर लो और वहाँ से अगर आप गोलीबारी करो तो सिविलियन बिल्डिंग कैसे रहेगी? यानी अगर रशियन सोल्जर्स मर रहे हैं तो वो डेफिनेटली रिटालिएट करेंगे। ये सभी चीज़ रुक सकती थी अगर सिर्फ ज़ेलेंस्की जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, उन्होंने अगर इतना सोच लिया होता ना कि मैं नेटो को ज्वाइन नहीं करूँगा, तो ये दिक्कत नहीं आती। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं लड़ाई लड़ूंगा। यूक्रेन को कई साल लग गए इतना विकसित होने के लिए। बड़ी बड़ी कॉलेजेस, बड़े बड़े बिल्डिंग्स सब बनने में 10-20 साल लग जाते हैं। ये सभी बिल्डिंग्स नेस्तो नाबूद हो गए, छोटे छोटे बच्चे मरे। बॉम्ब पूछता नहीं है कि छोटे बच्चे पे गिर रहा है या बड़े इंसान पे गिर रहा है, किस पे गिर रहा है। बॉम्ब अपना काम करेगा, वो ब्लास्ट होगा। अब वॉर के अंदर
क्लियर कट पहले बोला गया था रशियन गवर्नमेंट ने कि जब ये वॉर चालू होगा तो फिर वो वॉर ही होगा। पहले 2-3 दिन रशिया ने ट्राई किया कि वो कम से कम बमबारी करे। जनरल GD बख्शी जो है, जो एक्स जनरल है, उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला था। ऑफ कोर्स वो जाने माने एक्सपर्ट है, वॉर स्पेशलिस्ट है, तो उन्होंने एकदम सही बोला था GD बख्शी साहब ने कि जब ये वॉर होगा तो रशिया ने जितना बमबारी की है उससे कई ज़्यादा बमबारी करता अगर रशिया को यहाँ की यूक्रेन की आवाम की चिंता नहीं होती तो। खैर वो तो अभी अलग बात है। अब रशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो उन्होंने अपना जो एयर स्ट्राइक्स है उसको बढ़ा दी और शायद अब और ज़्यादा बमबारी करेंगे, क्योंकि रशियन आर्मी का मोरल डाउन हुआ तो लॉन्ग टर्म में वो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लिए भी बहुत ख़राब है, ये वो खुद जानते हैं और KGB के चीफ रह चुके हैं कई सालों तक, तो उनको सब पता है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की इन्होंने जो किया कि हम लड़ेंगे करेंगे, इससे क्या फ़ायदा हुआ? अगर वो नेटो को ज्वाइन नहीं करते और चुपचाप रहते तो आज उनके वहाँ खुशहाली होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तख्ता पलट होने का कोई सवाल नहीं था। तो ये पूरा का पूरा जो कांड हुआ सिर्फ एक कारण से हुआ कि उनको नेटो को ज्वाइन करना था। ये बात सबको याद रखनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप देखें अफगानिस्तान में जब तालिबान ने कब्जा कर लिया तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे अब्दुल गनी, उन्होंने जो काम किया, उन्होंने बोला कि मैं खून खराबा नहीं चाहता मेरे लोगों के बीच में, उन्होंने फ्लाइट लेके भाग गए वहाँ से या छोड़ दिया। अब उस टाइम पे लोगों ने बोला वो भाग गए, मगर अगर वो वहाँ पे रुके होते तो कितने अफगानिस्तान के सिटीजन्स अपनी जान खो देते। अमेरिका तो हाथ पैर धो के चला गया था वहाँ से। अब अंदर खून खराबा होता, डिस्टेबलाइजेशन होता तो कितने प्रॉब्लम होते। आज तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है तो उससे क्या फर्क पड़ा? तालिबान ने टेक ओवर कर लिया तो थोड़ी सी आज़ादी कम हो गई लोगों की, मगर वो जिंदा तो है। अगर ये लड़ाई लड़ते पंचीर में जैसे अहमद मसूद ने किया वैसे तो क्या होता? बहुत सारे लोग मरते और जब वो मर जाता है कोई इंसान तो उसकी आज़ादी भी उसके साथ दफन हो जाती है। तो अगर आप जिंदा हो तो आपको आज़ाद रहने का कभी ना कभी मौका मिलेगा। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की आज एज जो है वो 69 ईयर्स है। उसका मतलब अगले 10 साल 15 साल के बाद कभी ना कभी तो वो रिटायर होंगे। आज इंसान का 70 साल की उम्र में जैसा दिमाग चलता है 80 की उम्र में शायद ना चले, तो शायद हो सकता है वो अगर 10-20 साल रुक जाती ये यूक्रेन की सरकार, हो सकता है वो नेटो में शामिल हो सकती थी, क्योंकि कोई 200 साल नहीं जीने वाला, कोई 2000 साल नहीं जीने वाला। हमारी लिमिटेड आयुष्य है। अब ये नेटो को ज्वाइन करने का जो लड्डू बर्फी की तरह इनको जो स्वाद लेना था, उस स्वाद के चक्कर में इतनी सारी बिल्डिंग्स, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है कि ये बनाते बनाते कम से कम 10-20 साल निकल जाएंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं मानता हूं इसका जिम्मेदार प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, क्योंकि उनके डिसीजन के हिसाब से ये सब हुआ। अगर वो चुपचाप ना बोल देते, क्योंकि देखिए वो लोग जीत नहीं रहे, किसी भी एंगल से वो जीत नहीं रहे। वो लोग के वहाँ अग्रेशन हो रहा है, वो लोग लॉसेस बेयर कर रहे हैं और सामने रिटेलिएशन में थोड़े बहुत रशियन सोल्जर्स मर रहे हैं, जिसको हम कोलैटरल डैमेज बोलते हैं। तो इसमें किसी भी यूक्रेनी का कोई फायदा नहीं हुआ। रशिया तो ऐसे भी इस चक्कर में बहुत खराब तरीके से उसको आर्थिक झटका लगा है और ये झटका रशिया भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अभी उसको पता नहीं चलेगा, बट अगले 6-7 महीने के अंदर रशिया को भी बहुत अच्छे सीवियर डैमेज मिलेंगे। हर एक वीडियो में मैंने वही बोला, इसमें अल्टीमेट विनर जो है वो सिर्फ और सिर्फ USA है, क्योंकि वो सबको तेल सप्लाई करेगा। तेल के भाव ऑलरेडी बढ़ गए हैं, तो आज वो राजा बन गया, वो सबको गैस सप्लाई करेगा अभी यूरोप में। तो दोस्तों ये वीडियो जो है इसमें प्राइमरी कंसर्न यही है कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सभी स्टूडेंट्स यूक्रेन के जो फंसे पड़े हैं, उन स्टूडेंट्स को बाहर निकालना इंडिया की प्रायोरिटी है, जो इंडिया कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। और इंडियन गवर्नमेंट ने बाकायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरे 3 जन को वहाँ पे भेजा है, और वो मेक श्योर कराने के लिए कि कुछ भी करके वो लोग जल्दी से जल्दी ग्लोब मास्टर प्लेन हो या कैसे भी इनको लेके आए। तो इससे ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसे युद्ध शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों एक तरफ है प्रेसिडेंट अशरफ गनी, जिन्होंने एक प्लान इख्तियार किया कि वो वहाँ से चले गए और
खून खराबा नहीं हुआ, और दूसरी साइड में है प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जिन्होंने हथियार उठाए और साथ में जितनी भी पब्लिक है उनको भी अर्ज किया कि आप ये सब करो। मैं मानता हूं एक लीडर ही होता है जो लोगों को शक्ति देता है, या जो लोगों को बोलता है कि अब आप स्टॉप हो जाइए। ब्रेवरी और फुलिशनेस में एक थिन रेड लाइन होती है, पतली लकीर होती है। मुझे नहीं लगता ये ब्रेव डिसीजन था, क्योंकि इसमें यूक्रेन का कोई फायदा नहीं हो रहा। मैं नहीं देख रहा यूक्रेन का इसमें कोई फायदा होता हुआ। इसमें पर्सनल गेन्स दिख रहे हैं। प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो एक मसीहा बन गए, और इनका नाम दर्ज हो जाएगा हिस्ट्री में कि एक था वो प्रेसिडेंट। वो तो वक्त ही बताएगा कि उनको क्या कहा जाएगा, उनके बारे में क्या बोला जाएगा। बट दोस्तों, इतना बड़ा जिम्मेदारी है, इसमें सबसे पहले हमारे जो सिटीजन्स है उसका ध्यान रखा जाना चाहिए, जो सिटीजन्स बाहर से आते हैं उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि इंडिया के और रशिया के अच्छे रिलेशन है, दोनों स्ट्रेटेजिक अलाई है। इसके लिए इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे उनको ढाल बनाया जा रहा है। ये बहुत गलत है, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं गलत है। इससे कोई चिंगारी भी भड़क सकती है, इससे इंडिया और रशिया के बीच में रिलेशन भी खराब होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और यूक्रेन ये करेगा, ये ट्राई करेगा, क्योंकि यूक्रेन के पास बहुत कम ऑप्शन है। वो गोरिल्ला टैक्टिक से ही ये गेम को कैसे भी करके टर्न कर सकता है और ज़्यादा टाइम वेस्ट कर सकता है। अभी जैसे ही और दिन जाएंगे वैसे यूक्रेन को तो फटका पड़ेगा ही, साथ ही साथ रशिया को भी इसका फटका पड़ेगा। बस दोस्तों, भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे जो बचे हुए 16,000 या 17,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो आ जाएं। हमारा इंटरेस्ट यही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।